खाता हो गया एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, मैं अलीना अली आपकी होस्ट और दोस्त लेके आई हूँ कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ बिताने के लिए। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम हर एपिसोड में आपको मिलवाते हैं कुछ बहुत ही ख़ास मेहमानों से। आज के पहले सेगमेंट में हम ऐसे ही किसी ख़ास मेहमान से मिलने वाले हैं। ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ये काम कर रही हैं एम्स में। इनका नाम है रेखा पाल शाह। रेखा जी, आपका बहुत बहुत खुशामदीद हमारे आज के एपिसोड में। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है सबसे बड़े मसाइल, जो सबसे बड़ी डिजीज़ेज़ हैं इंडिया में आज के टाइम पे कौन सी हैं? देखिए, अगर हम आजकल की बात करते हैं तो आपने देखा है कि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम किसी के पास भी अपने के लिए टाइम नहीं है और हम अपने खान पान और बाकी चीज़ों पे टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने देखा है आजकल ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, बेसिकली स्पेशली इन फीमेल्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करें, एक्सरसाइज करें और हम इस तरह से अपनी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, बाकी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि थायराइड एक्चुअली में है क्या, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता कि थायराइड क्या होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बेसिकली हम फीमेल्स कहते हैं हमें थायराइड की प्रॉब्लम है, या आप किसी से आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो थायराइड प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता है कि थायराइड प्रॉब्लम होती क्या है। बेसिकली हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। एक आम भाषा में हम समझे तो एक ये इंजन होता है हमारी बॉडी का। अगर ये इंजन अच्छे से काम करता है तो हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन सब अच्छे से होता है। ये ग्लैंड जो होती है हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म, आपकी हार्ट बीट और आपका एंजाइटी, वेट लॉस, इन सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर ये ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है तो इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अगर इस ग्लैंड से आपका हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है तो इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। बेसिकली हाइपो एंड हाइपर दो तरह की प्रॉब्लम होती है। अब ये देखना है हमें कि जब किसी भी फीमेल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो जनरली उसको आपने देखा होगा घबराहट हो रही है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके पीरियड्स एबनॉर्मल हो रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ रही है। तो इस केसेस में हमें आपको थायराइड चेक कराना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है या हाइपरथायराइडिज्म की। अब हम हाइपो की बात करते हैं और हाइपर की, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। हाइपोथायराइडिज्म में आपका हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है हाइपर में, तो इसमें आपने देखा होगा जो फीमेल्स में होती है उनका वेट लॉस होगा, एंजाइटी होगी, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होगी। और हाइपो में जब हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो इसमें आपका बॉडी का BMR कम होता है। इसमें क्या होता है कि आपने नोट करोगे कि उसमें हेयर लॉस ज़्यादा होंगे, फीमेल्स को पीरियड्स इरेगुलर होंगे। इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो जैसे कि आप कह रही हैं कि थायराइड का बहुत ही बड़ा कारण है, मगर आपने फीमेल से ज़्यादा रिलेट किया, तो ऐसा क्यों है कि फीमेल्स को ही ज़्यादा थायराइड होता है? बेसिकली हम बात करते हैं मेल्स और फीमेल्स की, तो आदमियों के कंपैरिजन में फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस औरतों में ज़्यादा होता है। जब एक बच्ची को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जब वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, तब हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर प्रेगनेंसी में आपके फिर से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर एक एज के बाद आपका मेनोपॉज होता है, फिर हार्मोनल चेंजेस है। तो बार बार जो हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है, इस वजह से
हार्मोन्स का जो खेल होता है ये फीमेल्स में ज़्यादा है ना कि मेल्स में। यही एक कारण है कि फीमेल्स में ये थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो थायराइड की प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली, अब आते हैं पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में। ये भी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कहीं ना कहीं इसका लिंक भी पाया गया है थायराइड से। तो एक तो बताइए कि इसमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों डिजीज़ेस क्या हैं और उसको टैकल कैसे करना है? देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस दोनों में आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको हम कहते हैं पीरियड इरेगुलर होते हैं, ठीक है। पीसीओएस है पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम एंड पीसीओडी है पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज़। आप जो सिंड्रोम पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम की हम बात करते हैं तो ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। डिजीज़ जो है उसको तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपको पीसीओएस में आपका थायराइड से भी रिलेटेड है, इसमें आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, प्रॉपर एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सो पीसीओएस इज़ मोर क्रिटिकल देन पीसीओडी, बट हाँ दोनों ही केसेस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी इरेगुलर हो जाती है, कभी हैवी ब्लीडिंग होती है, किसी का अगर मेनोपॉज होने वाला है, डिपेंड ऑन एज किस एज में है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, बट आपकी साइकिल्स इरेगुलर बिल्कुल होती है। उसको टैकल कैसे किया जाए, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल जैसे आपने कहा डिजीज़ है, तो क्या आप अपनी डाइट से कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है? आपने ये भी कहा कि एंजाइटी और स्ट्रेस से थायराइड भी होता है, तो क्या पीसीओएस भी कुछ कम हो सकता है कि आप कम एंजाइटी और स्ट्रेस लें? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पीसीओएस में आपको मेडिसिन लेना जरूरी है। उसको आपको मेडिसिन प्लस डाइट प्लस एक्सरसाइज तीनों का कॉम्बिनेशन है, वो बहुत जरूरी है। आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइक आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी है, और आपको डाइट में प्रोसेस्ड फूड जो है, आपको जंक फूड जो है, थोड़ा सा हमें वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। बट पीसीओडी में क्या है, आपको सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज, आप अपनी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। अगर आप बिल्कुल, क्योंकि आजकल ये आपने देखा है भाग दौड़ की ज़िंदगी पे हम औरतों के पास, हम फीमेल्स के पास अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने, अगर आप वर्किंग वूमेन है तो आप बाहर काम करते हैं, घर जाते हैं, आपके पास फिजिकल एक्टिविटी का समय ही नहीं मिलता है। तो इस इतनी अपनी बिजी लाइफ में से हम एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने लिए निकाल सकते हैं। हम मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा हम डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे जंक फूड को हम अवॉइड करें, कोशिश करें जो भी हमारे पास ऑप्शन है उसमें हेल्दी ऑप्शन को चूज़ करें, ना कि जंक फूड को। प्रोसेस फूड हो गया, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्ट, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। इस तरह से हम काफ़ी हद तक पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ अडल्ट्स में नहीं, बच्चों में भी देखी जा रही है अब, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ रही है। गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आई थी कि डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है बच्चों में। तो डायबिटीज़, पीसीओएस, फॉर दैट मैटर थायराइड भी, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू डाइट, एक्सरसाइज बच्चों में? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये हम अब बच्चों की बात करते हैं। आपने देखा होगा आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ही कॉमन और क्या है, हैप टॉपिक है। तो अगर हम देखा है आजकल के बच्चे ओबेस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो अपने डाइट में हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हैं। हम देखते हैं बच्चे आजकल जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो यही एक रीज़न है। प्रोसेस्ड फूड, चॉकलेट, चिप्स, आपका लाइक जूस हो गया, हम इन सबको थोड़ा सा, और ये बच्चे, इसमें बच्चों की गलती नहीं है, कुछ हद तक हम पेरेंट्स की भी गलती है। अगर हम खुद कहीं मार्केट में जाते हैं, हमें कुछ ड्रिंक लेने का दिल कर रहा है, एक बच्चा है जो कहता है कि मुझे ड्रिंक चाहिए, कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, हम खुद कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ एरिटिक ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो हम बच्चे को नहीं मना कर सकते। हमें कुछ हेल्दी ऑप्शन सोचना चाहिए, जैसे हम छाछ ले सकते हैं, आपका कोकोनट वाटर हो गया, नींबू पानी ले सकते हैं, इससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा, आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे, पोटेशियम मिलेगा आपको नारियल पानी से। इस तरह से हमें हेल्दी ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे जो फ्रेंच फ्राइज, वो जो भी आलू, इस तरह का कंजा, हमें चीज़ों को मॉडिफाई करना है। और जब हम अपने आप अपनी लाइफ में वो चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो बच्चा खुद देखेगा हमारे पेरेंट्स अगर ये कर रहे हैं, इट मीन्स ये कुछ तो अच्छा है। बच्चे हमसे ही सीखते हैं, हम जो फॉलो करते हैं बच्चे वही फॉलो करते हैं। जानते हैं थोड़े से अब डाइट प्लान्स के बारे में, आप क्या बताना चाहेंगे कि एक क्विक कुछ टिप्स हो जो कि हम इंक्लूड कर पाएँ अपनी डाइट में इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर के, और
जो सप्लीमेंट्स लेते हैं लोग, वो कितना असरदार होता है, क्या वो अच्छा होता है? क्योंकि हम यूजुअली जो खाना खाते हैं उसमें होता है न्यूट्रिशन, मगर वही है कि हम इंक्लूड नहीं कर रहे उसको डाइट में। तो क्या सप्लीमेंट्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? देखिए, पर्सनली इफ़ यू विल आस्क मी, आई नेवर रिकमेंड सप्लीमेंटेशन। आई सजेस्ट कि आप नॉर्मल हेल्दी बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट ले लीजिए। आप लाइक एक दिन में ये सोचिए, आपको एक फ्रूट जरूर खाना है, एक प्लेट सैलेड जरूर खाना है, वाटर इनटेक अच्छा करना है, आपको दही, लस्सी, छाछ, इस एनी फॉर्म आपको गट फ्रेंडली बैक्टीरिया लेने हैं, और आपको अपनी नींद प्रॉपर रखनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और इसके साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए आप, चाहे मॉर्निंग या इवनिंग। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी मॉर्निंग में एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने लिए निकालिए, योगा या एनी काइंड ऑफ ब्रेस्ट वॉक। आप इसको देखिए अपनी लाइफ में ऐड करके इन सारी एक्टिविटीज और डाइट को, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और बहुत ज़्यादा देर तक आपको भूखा नहीं रहना है, थोड़ा सा खाना है, बार बार खाना है। ये नहीं कि लाइक अभी आपने खा लिया देन आप 4-5 घंटे बाद खा रहे हो, ये आपको दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे आपको। लाइक ओबेसिटी भी हो सकता है, लोग सोचते हैं कि हाँ हम अभी तो खाया नहीं हमने, ऐसा नहीं है, दैट विल क्रिएट सम अदर प्रॉब्लम। कोई डायबिटीज़ है तो वो हाइपो में भी जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा खाना है, बार बार खाना है, 2-2.5 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना है। मैं आपको बस एक छोटी चीज़ बोलना चाहूँगी, जो हमें अपने दिन की शुरुआत ना अच्छे से करनी चाहिए। आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो एक ऐसा होना चाहिए राजा महाराजा की तरह, और जो आपका लंच होना चाहिए ये एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह, और आपको जो डिनर होना चाहिए वो एक एकदम गरीब इंसान की तरह, जिसको खाने के लिए सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स मिले। रॉ वेजिटेबल्स का मतलब है मेरा आपसे कि खीरा, टमाटर सैलेड के फॉर्म में मिल रहा है, इस तरह से। और बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। कभी आपने रोस्टेड चना ले लिया, कभी छाछ ले लिया, कभी फ्रूट्स ले लिया, बट आपको अपने दिन की शुरुआत। बट हमारे क्या हो रहा है अभी, वी डोंट हैव अ टाइम, तो हमारा डिनर हैवी होता है और ब्रेकफास्ट हम स्किप करते हैं। दैट इज़ द बिग रीज़न फॉर ओबेसिटी। हमको उस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। और अपने खाने में हो सके तो जैसे कि आपको चीनी कम लेनी है, मैदा से बनी हुई चीज़ें कम लेनी है। अब रस का मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैंने रस खाया, आप कभी उस पर न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पढ़िएगा। रस में आप पढ़िएगा, उसमें अच्छी क्वालिटी का फैट भी नहीं होता है, दैट इज़ टोटली मैदा, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। आप एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हो, आपको लग रहा है आपने शुगर नहीं ली है, बट आपने एक्स्ट्रा शुगर ली है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही शुगर। तो दोस्तों, मैम ने बहुत ही अच्छी बात बताई है हमको कि डाइट कंट्रोल करनी है। सुबह हैवी ब्रेकफास्ट से शुरू करिए, दिन में थोड़ा सा अच्छी डाइट खाइए और शाम को सैलेड से अपने दिन का खात्मा करिए। मगर इस पे और भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको योगा भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपकी स्लीप भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि पूरा आपका जो एक दिन का शेड्यूल है वो एक अच्छा शेड्यूल होना चाहिए, तभी इन सारी प्रॉब्लम से आप निजात पाएंगे। थोड़ा सा मिथ्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि लोग अब आजकल कहते हैं सेंधा नमक खाना चाहिए। लोग, आपने जैसे बताया सप्लीमेंट्स आप नहीं रेकमेंड करती हैं, सेंधा नमक का बहुत आजकल चलन है। लोग कहते हैं फॉक्स नट्स खा लो, लोग कहते हैं ये खा लो वो खा लो। आपने अभी तो हमें बताया कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मगर जब आपने नमक की भी क्योंकि बात करी, क्योंकि थायराइड में आयोडीन का प्रॉब्लम होता है, तो क्या सेंधा नमक आयोडीन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है या नहीं करता है? क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल आप पहाड़ों पे जाओगे तो सेंधा नमक और लाल नमक ये सारी चीज़ें हैं, बट आई नेवर रिकमेंड। आपकी बॉडी में आपने देखा है पहले एक बार आने वाले पहले तो वो गॉइटर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन थी, गवर्नमेंट ने आयोडाइज सॉल्ट लाया है तो उसके पीछे रीज़न है। अभी थायराइड की प्रॉब्लम बहुत, गॉइटर की प्रॉब्लम बेसिकली कम हो गई है। सादा नमक लेने से हमारी बॉडी में आयोडीन नहीं जाएगा और वो फिर हमारी थायराइड की प्रॉब्लम को एलिवेट करेगा, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ। और सप्लीमेंट की बात करते हो तो सप्लीमेंट एक्चुअली सप्लीमेंट से बेटर है आप नेचुरल सोर्सेस लो। हमें नहीं पता सप्लीमेंट्स में भी स्टेरॉइड्स हों, और सप्लीमेंट डिपेंड करता है, जैसे आप और मैं या कोई भी इंसान सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करता है, पहले हमें प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए, अपने ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, हमारी लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। और सप्लीमेंट में अल्टीमेटली आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ही मिलता है।
मेन कंपोनेंट्स वही हैं। तो इससे बेटर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके अपने हाइट वेट, अपनी आपकी एक्टिविटीज़ कैसे है, आपके हैवी वर्कर हो, किस तरह के वर्कर हो, उसके अकॉर्डिंगली आप नेचुरल चीज़ों पे जाओ और ना कि आर्टिफिशियल जैसे कि आजकल ये भी चलन बहुत है कि प्रोटीन ले लो, प्रोटीन से अपने दिन की शुरुआत करो या फैट से अपने दिन की शुरुआत करो। लोग कहते हैं कि आपकी एनर्जी बेटर रहेगी, आप शुगर से ना करें, कार्बोहाइड्रेट से ना करें। तो अब लोग प्रोटीन शेक्स ले लेते हैं। नहीं, देखिए प्रोटीन शेक्स में क्या, अल्टीमेटली आपको प्रोटीन ही लेना है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, मतलब हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, अल्टीमेटली अगर हम एग की बात करते हैं, एग में हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन होता है। हम फिश ले सकते हैं, आपका चिकन ले सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है दैट शुड बी बॉइल्ड और रोस्टेड। एक्चुअली लोगों के पास टाइम नहीं है, दे डोंट हैव टाइम, तो दे जस्ट वांट टू मतलब फाइंड आउट सम इजी, तो दे जस्ट टेक द प्रोटीन शेक एंड अल्टीमेटली प्रोटीन ही मिलेगा आपको, एंड वी नेवर नोज कि अंदर क्या है। ठीक है, तो इट्स बेटर, और उसमें कुछ ना कुछ स्टेरॉइड्स डेफिनेटली मिले होंगे। अच्छा, तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप नेचुरल सोर्सेज पे जाओ और उस पे ही ट्रस्ट करो। तो दोस्तों, इसका ये मतलब हुआ कि हमको नेचुरली जो मिलता है खाना, जो खाने में हमारे न्यूट्रिशन मौजूद हैं, उनसे ही लेना चाहिए न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्स पे नहीं जाना चाहिए, प्रोटीन को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम कुछ प्रोटीन से रिलेटेड खाना खा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। सैलेड खाना चाहिए, शुगर कम लेना चाहिए। इसी के साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आजकल डाइट्स बहुत तरह की हो गई हैं। डीएनए डाइट हो गई है, कीटो हो गई है, ओबेसिटी के लिए लोग बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो आपका क्या, इंटरमिटेंट डाइट हो गई है, तो आपका क्या कहना है इस पे? कौन सी बेस्ट है भी कि नहीं, या सिर्फ घर का जो हम 2 रोटी चावल खाते हैं वो बेस्ट है? देखिए, ये जो डाइट इतनी सारी आ गई हैं, मैं तो ये देखिए उससे क्या होता है, जनरली आपकी क्या बॉडी को किसी एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स पे डाल देते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को से हटा देते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका वेट रिड्यूस तो होगा, अच्छा होगा, लेकिन आप थ्रू आउट लाइफ उस डाइट पे नहीं रह पाते हो। आफ्टर समटाइम्स कुछ हो गया एंड ऑल, आपको एकदम बैलेंस हर चीज़ लेनी है। ठीक है, तो आफ्टर समटाइम्स आपका उतना ही वेट पुट ऑन हो जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट द हेल्दी वे फॉर वेट रिडक्शन। बिल्कुल भी हेल्दी वे नहीं है। आपको नहीं पता, आपका कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन इफेक्ट हो रहा होगा, वो आपको उस टाइम नहीं पता चलेगा, वो आपको कुछ समय बाद पता चलेगा। तो फिर लेकिन हम ये उसको डाइट को नहीं ब्लेम कर सकते। इसलिए जो हमारा साइंस बोलता है, अगर हमें वेट रिड्यूस करना है, हमें हेल्दी ऑप्शन चुनना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एंड ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और जो आपने बताया कि कीटो डाइट, ये अच्छा वे नहीं है वेट रिडक्शन का। आपको अच्छे वे से आपको अपनी डाइट पे मॉडिफिकेशन करके स्लोली वेट रिड्यूस करना है। उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है आपका 1 महीने में 2 किलो वेट कम हो, 1 किलो कम हो, दैट इज़ ओके, बट दैट विल बी स्टेबल, वो आपका स्टेबल वेट होगा। और जो आप कीटो डाइट, ये डाइट, उसमें सडनली हो सकता है किसी केसेस में, नॉट इन ऑल केसेस, बट वो जैसे ही आप उस डाइट को छोड़ोगे, आप ऑटोमेटिकली वेट गेन हो जाएगा और आपके दूसरे ऑर्गन भी इफेक्ट होंगे। तो हमें सही रास्ता चुनना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सही रास्ता, आपको भी पता है, बट वो परमानेंट होगा, आपके लिए दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट नहीं करेगा और दूसरी बीमारियां नहीं लाएगा। और जो डीएनए डाइट के बारे में बात की थी आपने, शायद जीन की डाइट है। बेसिकली डीएनए डाइट इज़ अ जेनेटिक बेस्ड डाइट। उसमें क्या होता है, हम आपके ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं कि आपके बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स का कैसे मेटाबोलाइज हो रहा है, उसके डिपेंड। दिस इज़ अ पर्सनलाइज्ड डाइट आप कह सकते हो। आपका डीएनए, मेरा डीएनए, सबका डीएनए अलग अलग है, तो मे बी आपकी बॉडी में उस किसी एक ही कंपोनेंट्स का दूसरी तरह से रिएक्शन हो, मेरी बॉडी का किसी तरह से हो। इसको हम अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो स्ट्रेस में किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी किसी की भूख मर जाती है। अब मेरे को, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे को स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। इसी तरह जेनेटिक डाइट होती है कि किसी को किसी न्यूट्रिएंट्स का कैसा इफेक्ट हो रहा है बॉडी पे। तो क्या ये बेटर है फॉर थायराइड, डायबिटीज़, पीसीओएस, क्योंकि उसमें स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो ये वाली डाइट क्या उनके लिए बेटर होती है? देखिए, प्रैक्टिकली बात की जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप ये बताओ, हमारे देश में जिस तरह से कितने लोग ये जेनेटिक बेस्ड डाइट फॉलो कर पाएंगे? ठीक है, तो आप उसके बेटर, फिर उसके बाद आपको फाइनली ब्लड टेस्ट ही कराना है।
जो लोग फॉलो कर सकते हैं ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको फॉलो डाइट ही करनी पड़ती है। बस हाँ, आपको ये पता चल जाएगा इस कंपोनेंट्स का इसका ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो ठीक है कर सकते हैं फॉलो, बट अगर आप परसेंटेज देखोगे तो बहुत कम है इसका परसेंटेज। जैसे हमारे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आते हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि जेनेटिक बेस्ड हम डाइट फॉलो कर रहे हैं। अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर हो जाए तो पता नहीं। तो वो अभी हम ब्लड टेस्ट वगैरह देख के उनके लिपिड प्रोफाइल इफेक्ट है, थायराइड इफेक्ट है, डायबिटीज़ है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है बेसिकली। अच्छा, तो जैसे हमने डाइट्स को कवर कर लिया, सॉल्ट को कवर कर लिया, मैं चाहती हूँ शुगर को भी एक बारी हम कवर कर लें। आजकल शुगर के भी बहुत ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं मार्केट में, जैसे खांड हो गया, हनी हो गया, लोग मोंग फ्रूट का शुगर ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं या फिर शुगर फ्री भी लेते हैं। तो क्या ये बेटर है शुगर से, क्योंकि इंसुलिन तो सबसे हाइक हो रहा है, क्या ऑल्टरनेटिव है शुगर का, या शुगर लेनी ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर कंपोनेंट जरूरी है हमारी लाइफ में, चाहे वो ऑयल हो, सॉल्ट हो, शुगर हो, मैदा हो, सब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ठीक है। बट अगर हम ये सोचें अल्टीमेटली है क्या हमारी बॉडी में, इन एनी फॉर्म, आप हनी भी लोगे, लाइक आप चीनी भी लोगे, किसी भी फॉर्म में लोगे, शुगर जा रहा है, कैलोरीज जा रही हैं, दैट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, शुगर फ्री तो मैं अपने डायबिटिक पेशेंट को नहीं रिकमेंड करती। इससे बेटर वो हाफ टी स्पून, मतलब आप मान लीजिए वो 5 ग्राम चीनी ले सकते हैं, बट डिपेंड ऑन ब्लड शुगर लेवल, बिकॉज ये शुगर फ्री थोड़ा सा कभी कभी किसी को सूट नहीं पड़ सकता है, कभी कभी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी देखे गए हैं। तो इससे बेटर आप 1 चम्मच शुगर ले लें, बट आपको दूसरी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी और बाकी जो सजेस्टेड हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन वो फॉलो कर सकते हैं। बाकी अल्टीमेटली आप हनी लो, बाकी किसी और दूसरे फॉर्म में शुगर लीजिए, चीनी लीजिए और ब्राउन शुगर लीजिए, गुड़ लीजिए, अल्टीमेटली जा आपकी बॉडी में शुगर ही रहा है, दैट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर। और इवन हम डायबिटिक पेशेंट को भी नींबू पानी बोलते हैं, तो हम कभी ये नहीं कहते आप गुड़ के साथ ले लीजिए या नींबू आप लाइक हनी के साथ ले लीजिए, हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और एक लिमिट तक आप चीनी ले सकते हो, कोई हार्म नहीं है उससे। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि शुगर भी हमको एक बैलेंस तरीके से लेना चाहिए। कोई भी चीज़ एक बैलेंस में लीजिए तो वो हमेशा अच्छी रहेगी, और जो नेचुरल तरीका नहीं है उस बैलेंस चीज़ को खाने का वो मत करिए, उसके साथ मत जाइए, एक्सरसाइज करिए साथ में। मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी कि क्या ये सारी डिजीज़ेज़ इंटरलिंक्ड हैं? क्या हम डायबिटीज़ और PCOS और थायराइड की जो ये बीमारियाँ हैं जो ज़्यादातर फीमेल्स के लिए हैं, इनफर्टिलिटी भी, क्या ये एक दूसरे से लिंक्ड है? क्या इसका कोई मेजर मुद्दा है जो सबके बीच का एक मुद्दा है, वो एक आई थिंक ओबेसिटी होगा या शुगर होगा, उसको कंट्रोल करने से क्या ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है? इसका एक ओबेसिटी का एक और प्रॉब्लम है जो कि हार्ट अटैक भी है। बिल्कुल। तो आप इस पे बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने। पहले तो देखिए हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। दूसरा, हमारा डाइट में अब पहले की तरह हम हेल्दी, बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हैं। हम जंक फूड हो गया, या आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें हम ईजिली खाने कुछ नहीं है तो हम ऑर्डर कर लेते हैं नॉल, वो सारी चीज़ें भी इस प्रॉब्लम्स को एलिवेट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो ये ओबेसिटी, क्योंकि हम अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, हमारा एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। और थायराइड की प्रॉब्लम में भी आपने देखा होगा कि वो बेसिकली फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में कम है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर एक फीमेल अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करेगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगी, स्ट्रेस कोशिश करे, योगा मेडिकेशन करके थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा हमें इससे बचा जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए भी शायद बोलना आसान है बट फॉलो करना डिफ़िकल्ट है। बट हाँ, हम जो सोच लें वो हम करके दिखाते हैं। तो अगर हम सोच लें कि हमें ये करना है तो डेफिनेटली हम कर लेंगे, और इससे हम फिर आपको, क्योंकि इनडायरेक्टली आपकी बॉडी इफेक्ट हो रही है, और उसकी वजह से अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या दूसरी ओबेसिटी हो रही है, तो हमें फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत मैटर करता है, तो हम काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मैं बता रही हूँ उन चीज़ों को थोड़ा सा डाइटरी मॉडिफिकेशन करके, एक्सरसाइज करें, नॉल करके ये सारी चीज़ों को कंट्रोल में की जा सकती है।
ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने हमारे व्यूअर्स को। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लास्ट मैसेज जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात आप हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगी, वो क्या होगी? मैं आप सबसे यही कहूँगी, आप पहले तो कल से ही थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करिए। मॉर्निंग से अपना दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करिए एंड आप कोशिश करिए कि अपनी स्लीप प्रॉपर लें एंड खाने में जो जो मॉडिफिकेशन मैंने बताए इन सारी चीज़ों को हेल्दी वे में एक्सेप्ट करें और एक्सक्यूज़ नहीं दें अपने आप को या दूसरों को कि टाइम नहीं है, ये नहीं है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट हाँ, कोशिश करें तो बिल्कुल आप कर लेंगे। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, बैलेंस हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट दें। यही एक बहुत बड़ा रामबाण है हमें इन बीमारियों से बचने के लिए। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गीतकार